नमस्ते और आप सुन रहे हैं रेडियो एनसीआर। मैं हूं आपका दोस्त अतुल। आज दिन भर की गतिविधियों का लेखा जोखा लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूं। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी और मुख्य सुर्खियों पर। सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का दूसरा दिन। आपने बताया ध्यान भटकाने की रणनीति, सीएम केजरीवाल, भगवंत मान, आतिशी और मनीष सिसोदिया ने किया बीजेपी पर हमला। दिल्ली सरकार ने जन सुनवाई शिविरों में अधिकारियों की उपस्थिति की अनिवार्य, अनुपस्थित रहने पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस छात्रों के व्यवस्थित बहिष्कार पर सरकार और सीबीएसई से मांगा जवाब। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सीबीएसई और एम्स ने शुरू किया प्रोजेक्ट मैट। यमुना नदी में फिर बढ़ा जलस्तर, दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराया, प्रशासन अलर्ट पर। नोएडा में साइबर जालसाजों ने सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी से 3 करोड़ 22 लाख रुपए ठगे। केशवपुरम में मुठभेड़ के बाद गला घोटू गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में लगातार बारिश से हुआ जलभराव, लोगों को परेशानी। हरतालिका तीज महोत्सव में दिखी भारत नेपाल की साझा परंपरा, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी। दिल्ली की जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल जारी, फरियादी परेशान। चलिए अब विस्तार से सुनते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर सहित 13 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। ये छापेमारी अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को ध्यान भटकाने की रणनीति बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ईडी की छापेमारी मोदी सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग का एक और मामला है। आपको जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है वैसा इतिहास में किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ये मामला उस समय का है जब भारद्वाज किसी मंत्री पद पर नहीं थे। ये मामला झूठा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और पूर्व सीएम आतिशी ने भी इसे पीएम मोदी की डिग्री पर उठ रहे सवालों से ध्यान हटाने का प्रयास बताया। सौरभ भारद्वाज ने ईडी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वो बुधवार को बड़ा खुलासा करेंगे और उन्हें गिरफ्तार करने की पेशकश की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने जन सुनवाई शिविरों में संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। डिविजनल कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 7 अप्रैल को हुई बैठक में हर जिले में कम से कम एक जन सुनवाई शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया था और कहा था कि केवल नामित अधिकारी ही उपस्थित रहें, प्रतिनिधि या जूनियर कर्मचारियों को भेजना स्वीकार्य नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस के छात्रों के व्यवस्थित बहिष्कार और निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों के उपयोग पर दिल्ली सरकार और सीबीएसई से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता जसमीत सिंह साहनी का आरोप है कि निजी प्रकाशकों की किताबें, जिनकी कीमत सालाना 12,000 रुपए तक है, ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश से वंचित कर रही हैं या उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रही हैं, जबकि एनसीईआरटी की किताबें 700 रुपए से कम में उपलब्ध हैं। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार केवल 5,000 रुपए प्रति वर्ष प्रतिपूर्ति प्रदान करती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ा अंतर पैदा होता है। दिल्ली की सभी जिला अदालतों में मंगलवार को चौथे दिन भी वकीलों की हड़ताल जारी रही। इससे फरियादी और आरोपी दोनों परेशान हुए। वकीलों ने उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना के 13 अगस्त 2025 के नोटिफिकेशन के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया है। इस नोटिफिकेशन में पुलिस अधिकारियों को थाने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में गवाही देने की अनुमति दी गई है। वकीलों का कहना है कि ये नोटिफिकेशन न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के खिलाफ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई और दिल्ली एम्स ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोजेक्ट मैट यानी माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन नाम से एक ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम 26 से 30 अगस्त तक चलेगा, जिसमें दिल्ली एनसीआर के 50 स्कूलों के काउंसलर भाग ले रहे हैं। सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह ने कहा कि ये परियोजना स्कूल काउंसलरों और शिक्षकों को छात्रों की जरूरतों को सार्थक तरीके से पूरा करने के लिए सही उपकरण प्रदान करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के माता सुंदरी महिला कॉलेज और नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अनुसंधान, नवाचार, छात्र प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक शैक्षणिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कॉलेज की प्राचार्य प्रो डॉक्टर हरप्रीत कौर ने कहा कि ये सहयोग छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए नए अवसर खोलेगा। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य 2035 तक दिल्ली में 5,000 स्टार्टअप स्थापित करना है। इसमें 200 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड, ऑफिस खोलने के लिए मुफ्त जगह और हर महीने 2 लाख रुपए तक के सहयोग की व्यवस्था है। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये पॉलिसी पीएम मोदी की स्टार्टअप सुपर पावर और विकसित भारत के विजन को मजबूती देगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होगा।
इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। शो में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई देशों के राजनयिक भी शामिल होंगे। नोएडा में साइबर जालसाजों ने एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी को 37 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर 3 करोड़ 22 लाख रुपए की ठगी की। जालसाजों ने पीड़ित परिवार को मुंबई क्राइम ब्रांच के कथित अधिकारियों और पीएमएलए कोर्ट में ऑनलाइन पेशी का झांसा दिया। एडीसीपी साइबर सेल शैव्या गोयल ने बताया कि पुलिस उन खातों की जांच कर रही है जिनमें रकम ट्रांसफर की गई है। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में पुलिस और गला घोटू गैंग के 2 कुख्यात बदमाशों राजू उर्फ अजय उर्फ कंगारू और रवि उर्फ गोटिया के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में राजू के दाहिने पैर में गोली लगी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बदमाश चोरी, आर्म्स एक्ट, डकैती, छीना झपटी जैसे 19 मामलों में वांछित थे। उनके पास से एक देसी पिस्तौल और लूटा हुआ मोबाइल फोन व रुपए बरामद किए गए। समयपुर बादली औद्योगिक क्षेत्र में एक नाबालिग ने बेकाबू कार से एक फैक्ट्री कर्मी सुजीत को टक्कर मारने के बाद उसे करीब 600 मीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि चालक को पता था कि कोई कार के नीचे फंसा है, फिर भी उसने कार नहीं रोकी। पुलिस ने नाबालिग चालक को हिरासत में ले लिया है और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। मध्य जिला पुलिस ने दिल्ली से हरियाणा के मुरथल तक 100 किलोमीटर पीछा करने के बाद वाहन चोर अमनदीप सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की फॉर्च्यूनर सहित 4 लग्जरी कारें बरामद की गईं। ये गिरोह इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा सिस्टम वाले लग्जरी वाहनों के कोड को दुबई स्थित विशेषज्ञों की मदद से डीकोड करके चोरी करता था। पहाड़ों में भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान 204.50 मीटर को पार कर गया है, जिससे दिल्ली में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार सुबह 7 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 204.59 मीटर रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से हर घंटे लगभग 40,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। एमसीडी ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए एक सघन अभियान शुरू किया है। इसमें 3000 घरेलू ब्रीडिंग चेकर यानी डीबीसी कार्यकर्ता और 2000 फील्ड वर्कर तैनात किए गए हैं। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि अब तक 1,37,000 घरों में मच्छर प्रजनन पाया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्कूली बच्चों के लिए ई बस सेवा शुरू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजीवी के सक्सेना ने लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय से 24 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिसंबर तक दिल्ली की सड़कों पर 5000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ना शुरू कर देंगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण कई सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या देखी गई, जिससे लोगों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रेडियो एनसीआर के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे दिन भर के नए अपडेट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।